मेरा नाम हया है। आज दिया जो मेरे शोहर की दूसरी बीवी थी कि तबीयत खराब हुई तो मेरी सास उसे डॉक्टर के पास ले गई। काफी देर हो गई तो मुझे फिक्र होने लगी, लेकिन जब मेरी सास अंदर दाखिल हुई तो बड़ी खुश लग रही थी। जब उसने खुशखबरी दी तो ये सुन मेरे होश ही उड़ गए। मैं शोहर को बुलाया तो तेरे नाम दिल रख दिया। किस नंबर 12। ए लड़की दिया मैं और कहीं बाहर जा रहे हैं। जरा शौक से निकलकर होश और हवास में घर की रखवाली कर लेना। वो तख्त पर गुमसुम सी बैठी थी जब शाइस्ता बेगम की पारदाद आवाज उसकी समातों में गूंजी। हया गेट बंद कर दीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामी मुझे अस्पताल ले कर जा रही हैं। दिया हमेशा की तरह मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ बोली थी। हया ने भी मुस्कुराकर सर असबात में हिलाया। उनके जाने के बाद गेट बंद करके अपने कमरे में आ गई और सोफे पर नीम दराज हो गई। ज़हन एक बार फिर कुशमाला की तरफ चला गया। कुशमाला को उम्र 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन वो चाहकर भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। वो 6 साल की थी जब कटरीना 3 साल कुशमाला को लेकर आई थी और जहांगीर ने बताया था कुशमाला और हया दोनों बहनें हैं, और हया ने मान लिया। वो कुशमाला की बड़ी बहन है और बड़ी बहन माँ जैसी होती है। उसने हर तरह से उसका ख्याल रखा था और फिर हया को उसकी आदत हो गई थी। वो सचमुच उसे अपनी बहन समझने लगी थी और कतरीना को अपनी माँ। लेकिन फिर वो कुशमाला जो उसके बगैर नहीं रह सकती थी, जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उससे दूर होती गई, और उसमें सबसे बड़ा हाथ कतरीना जहांगीर का था। फिर एक वक्त वो आया जब कुशमाला ने रो धोकर इमोशनल ब्लैकमेल करके अरहम की मौत के बदले उसे अपना सब कुछ त्याग देने को कहा, और हया ने ऐसा किया कि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कुशमाला का फ्यूचर भी तबाह हो जाए। लोग देखकर क्या कहेंगे, देखो ये इस हया की बहन है जिसे जेल हो गई। उसे कुशमाला से जुड़ा हुआ हर पल शदीद याद आ रहा था, और वो सोच सोच कर हलकान हो रही थी कि जाने वो कौन है जो पहले अरहम को मार गया और अब कुशमाला को। उस पर खौफ छाने लगा था। उसे वो दिन भी याद थे जब 7 दिन तक वो अरहम की गुमशुदगी पर रोती हुई फूफो को संभालती रही, और 8वें दिन उसे फोन आया। फोन पर अरहम था, जिसने उसे शहर में किसी फैक्ट्री में बुलाया था और कहा था वो अकेली आए, वरना वो हमेशा के लिए रूपोश हो जाएगा। और उसने 7 दिन गांव में शाइस्ता पप्पो की हालत भी देखी थी और अपने काम के सिलसिले में इस्लामाबाद गए। हासिम की सिस्कियां भी फोन पर सुनी थी, और वो किसी तरह भी अरहम को फिर से गुम होने नहीं दे सकती थी और इसीलिए अकेले चली आई थी। और जब उसकी गाड़ी फैक्ट्री में दाखिल हुई तो तब तक उसकी सारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो डरपोक नहीं थी, मगर नाजुक थी। पहले जहांगीर और फिर उमर सुल्तान उसके नाज नखरे उस कदर उठाए थे कि वो डरती थी। फैक्ट्री में जगह जगह मटीरियल और लकड़ियां बिखरी पड़ी थीं, जैसे सालों पहले कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ हो और फिर करना भूल गए हों। वो सीढ़ियां चढ़ती जब ऊपर पहुंची तब तक उसकी सांस फूल चुकी थी, और जो उसने देखा उसकी टांगें कांपने लगी। सामने ही बजरी के ढेर के पास कोई करहा रहा था और उसके इर्द गिर्द खून ही खून था। वो मुश्किल गिरती पड़ती उसके पास पहुंची तो देखा वो खून में लथपथ शख्स अरहम था और उसके मुंह से चीखें निकल रही थी। आंखें हैरी से बेशकीनी से फट गई थी। हया अरहम मरा नहीं था, वो होश में था। उसने हया को पुकारा था। हया होंठों पर जुबान फेरती घुटनों के बल उसके पास बैठी थी। वो तकलीफ में था और उसकी तकलीफ देखकर वो शिद्दत से रो दी थी। तुम्हें कुछ नहीं होगा अरहम, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वो रोते हुए मुश्किल बोली थी। और वो फिर उसके पेट में अंदर तक उतरे खंजर को निकालने की कोशिश करने लगी। अरहम दर्द से करा रहा था कि खंजर बहुत अंदर तक बड़ी बेदर्दी से मारा गया था, जिसे वो नाजुक सी लड़की निकाल नहीं पा रही थी। तमाम अल्फाज अधूरे रह गए, चेतावनी अधूरी रह गई और अरहम चला गया। सांसें खत्म हो गई और सर एक तरफ को ढह गया। अरहम एक झटके से वो उसके पेट से खंजर निकालने में कामयाब हो गई थी, लेकिन अरहम जा चुका था। या की चीखें पूरी बिल्डिंग में गूंजने लगी थी और उसी वक्त सीढ़ियों से बहुत से लोग की कदमों की आवाज आई, और फिर रिया ने देखा वो बहुत से वर्दी पुलिस वाले थे, और उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा था कि किसी ऑफिसर ने उसे अरेस्ट करने का हुक्म सुनाया, और उसकी आंखों में बेयकीनी सी उभरी। खून आलूद खंजर उसके हाथ में था और उसके कपड़ों पर खून लग चुका था। उसकी गाड़ी नीचे खड़ी थी। इतने दिनों बाद अरहम का फोन आज ऑन हुआ था और लोकेशन मिलते ही पुलिस गुमशुदा अरहम को ढूंढने निकली थी, लेकिन अब मुद्दा अरहम मिला था और कातला हया जहांगीर मिली थी। उसे अरेस्ट कर दिया गया। अरहम के फोन में मरने से पहले आखिरी कॉल भी हया की थी। हर तरह से हया फंस चुकी थी। केस अदालत में चला और करीब था कि केस का फैसला
आर्या पार आ जाता। शास्त्रा बेगम ने सुलह कर ली इस शर्त पर कि हासिम और उसका निकाह होगा, और फिर निकाह भी हो गया। जिंदगी एकदम बदल गई। उसे हवालात से निकालकर एक और जेल में लाकर पटक दिया गया। उसकी माजी का ये किस्सा इतना भयानक था कि वो जब भी सोचती थी खौफ से कांप जाती थी। और आज भी कश्माला की मौत की ख्याल से शुरू होता हर ख्याल जब मैं माजी में गुजरे उस वाक्य की तरफ गया। वो रो पड़ी थी। उसके रो कंडे खड़े हो गए थे। वो सोफे पर सुकड़ी कांपने लगी थी कि नजर घड़ी पर पड़ी। दिया और शास्ता बेगम अभी तक नहीं लौटी थी। वो उठकर बाहर सेहन में चली आई थी। कुछ देर मजीद गुजरी तो वो सेहन में अपने लिए चाय बनाकर ले आई थी। चाय भी खत्म हो गई मगर वो दोनों नहीं आई और ना ही हासिम का कुछ पता था। वो यूं ही इधर उधर चलने लगी। वो बेचैनी से सेहन में चक्कर काट रही थी। वक्त तेजी से गुजरता सुबह से दोपहर में पल में बदल गया। दिया की सुबह तबीयत खराब हुई थी तो शाइस्ता बेगम उसे अस्पताल ले गई थी और अभी तक वो दोनों वापस नहीं आई थी। या को दोनों की फिक्र होने लगी थी। उसने तख्त पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाकर डाला और गेट से बाहर निकली। अभी वो गेट को ताला ही लगा रही थी कि शाइस्ता बेगम और दिया गली के नुक्कड़ से आती उसे नजर आई। उसने सुकून का सांस लिया और दरवाजा खोलकर वापस अंदर चली आई। 2 मिनट बाद शाइस्ता बेगम और दिया अंदर आई तो दोनों के चेहरे दमक रहे थे और शाइस्ता बेगम के हाथ में मिठाई का टोकरा भी था। कहाँ रह गई थी दिया? मैं परेशान हो गई थी। सब खैरियत है ना? मनहूसों के कलेजे में तो आग लगेगी जब पता लगेगा कि मेरे घर खुशी आने वाली है। खैर से दिया मुझे दादी बनाने वाली है। उनका अंदाजा और लहजा तपा देने वाला था। दिया ने घबरा कर हया के चेहरे की तरफ देखा कि अब उसका रद्द अमल क्या होगा। दिया फूफो क्या कह रही हैं? सच में तुम माँ बनने वाली हो? हया ने संजीदा लहजे में पूछा। तो कंफ्यूज सिदिया ने इस बात में सर हिलाया। शास्त्री बेगम हया की कैफियत देखने के लिए मजे से खड़ी थी। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी खुशी खबरी है और आपने मिठाई सजाने को लाई है। मुझे दीजिए, मैं बांटती हूँ। उसका चेहरा दिया और शाइस्ता से ज्यादा धबकने लगा और दिया रोया गले लग गई थी। शाइस्ता बेगम ने हैरानी से दोनों को देखा कि क्या सोचने ऐसी भी होती हैं। वो उस वक्त शाकाला झील के किनारे बैठा था। छोटे छोटे किंकर पानी में फेंक रहा था। दिन ढल चुका था और अब शाम की किरणें शाकला के पानी में तैरती नजर आ रही थी। पास ही दूसरे पत्थर पर काशान बैठा बगौर उसके चेहरे को पढ़ रहा था। जैसे पढ़ना बड़ा मुश्किल था। वो अजीब इंसान था। मोहब्बत भी इंतहा की करता था और उससे दूर भी रहना चाहता था। काशान को कभी कभी कोफत होने लगती थी उससे और कभी कभी खौफ आने लगता था। अगर तुम उससे मोहब्बत ही करते हो तो उसे हासिल करने के लिए इतना इंतजार क्यों? कशान ने पूछा। मैं मोहब्बत करता हूँ और जोर जबरदस्ती बड़ा डरता हूँ। मैं बस इंतजार कर रहा था कि एक दिन मुस्कुराकर मुझे कहे, लो जी आज से मैं तुम्हारी हासिम नवीद। और उसने कहा भी, लेकिन अपनी किस्मत ही खराब है कि मोहब्बत से मिलन का वक्त आया तो कोई दुनिया से बिछड़ गया। उसे अफसोस था कशमाला की मौत का। उससे ज्यादा अफसोस था उस दिन का जिसका वो इंतजार कर रहा था। लेकिन कशमाला की मौत के बायस वो हया से नहीं कर सकता था। ते सुनो हया, कुछ कहा था तुमने, एक वादा किया था रिश्ते को आगे बढ़ाने का। तो अब बात कर उनसे यार। शोहर हो तो शोहर बन जाओ। खुद हक जुटाते नहीं और किसी को उन पर जुल्म करने से रोकते नहीं। तो बात कर लो उनसे यार। शोहर हो तो शोहर बन जाओ। खुद हक जताते नहीं और किसी को उन पर जुल्म करने से रोकते नहीं। अरे कैसे शोहर हो तुम यार? कशान उसकी लाज समझने से कासर था। जिसकी मोहब्बत बरसों से कशान ने उसकी आंखों में जलती देखी थी। जैसे पानी की चाह उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। अब 2.5 साल से वो उसकी निकाह में थी। लेकिन कुर्बतों कि ये साल उसने बेवजह गिनवा दिए थे। जिंदगी 2-4 दिन का खेल नहीं है काशान के मैं शोर बनकर रोब से अपने हकूक उससे वसूल करूं। जिंदगी तो उम्र भर का खेल है प्यार, और इस खेल को जीतने के लिए मोहब्बत बड़ी जरूरी है। और मोहब्बत ना सही तो दिली रजामंदी, और वो राजी हो गई तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। बड़ा जोर जबरदस्ती से उसके दिल में मुझे अपने लिए इज्जत भी खो दूंगा। बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे मैं। उससे अगर उसके दिल में इज्जत भी ना रही मेरे लिए तो मैं तो खड़े खड़े ही मर जाऊंगा यार। ये 2 साल उससे बेरुखी कैसे बढ़ती ये मैं ही जानता हूँ। वो कैसे समझाता कि जबरदस्ती रिश्ता जोड़ बैठा था। दिल कैसे जोड़ता अब? उमर सुल्तान फिर उम्मीदवार बनकर आ गया। उसका तो जान ले लूंगा। मैं उसकी जान ले लूंगा। अपनी हया नहीं दूंगा अब। बहुत हो गया उसका। कर ली एक बहन से उसने शादी, दूसरी उस पास भी नहीं भटकने दूंगा। उस शख्स की किस्मत में ही दोष है। कोई भी लड़की उसकी जिंदगी में शामिल हो बर्बाद हो जाती है और अपनी हया को बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं।
اس کی بات کاٹتے وہ چیختا اور اسی وقت اسی کی جیب میں فون رکھا جھنکاڑا، جلدی سے گھر آ جاؤ، خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ دوسری طرف فون پر کھنکھناتی ہوئی آواز حیا کی تھی۔ بہت دنوں بعد اس کی آواز میں خوشی تھی۔ فون جیب میں رکھا وہ مسکرایا اور کوشان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ گھر کی جانب بھاگا۔ دل میں کہ خوش فہمیوں نے جنم لیا تھا، وہ مسکرا کر اسے بلا رہی تھی تو مطلب اپنا ہی تھا، اپنا رہی تھی۔ اور گلی عبور کرتا وہ گھر میں داخل ہوا تو سین میں سب سے پہلے چہرہ جو دیکھا وہ اسی کا تھا۔ چہرے پر بہت جاندار مسکراہٹ تھی، البتہ لباس وہی سفید تھا۔ حاسم پر نظر پڑتے وہ مسکرائی تھی اور پھر میز پر رکھی مٹھائی کی پلیٹ اٹھا کر اس کے سامنے کی اور پورا لڈو اس کے منہ میں ٹھوس کر مسکرائی۔ حاسم کی نگاہوں نے اس کے چہرے سے ہٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ دیا نے حاسم کو اتنی محویت سے حیا کو تکتے پایا تو جانا کہ سب خوشخبریاں لیکن حیا کی مسکراہٹ کے آگے پھینکنی ہے۔ مبارک ہو، میرا بچہ تو باپ بننے والا ہے۔ شائستہ بیگم نے اس کا ماتھا چوم لیا اور تب اس نے حیا سے نظریں ہٹا کر دیا کو دیکھا جو سر جھکا چکی تھی اور آنکھوں کی نمی کو چھپا چکی تھی۔ خیر خبر بہت بڑی تھی اور اسے بلانے والی حیا تھی تو وہ کیوں کر نہ خوش ہوتا۔ وہ مسکرا دیا۔ شائستہ بیگم نے اسے پکڑ کر دیا کو برابر میں بٹھا دیا۔ اب لگ رہی ہو نا میرے بیٹے کی زندگی مکمل؟ نہیں، ابھی بھی ادھوری ہے۔ آپ کے بیٹے کی زندگی مامی جان، اور وہ مکمل ہوتی ہے حیا کے کچھ رنگوں اور خوبصورت مسکراہٹ سے۔ دیا نے حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے حاسم کی دوسری طرف بٹھا دیا۔ شائستہ بیگم نے مخافت سے حیا کو دیکھا۔ حاسم نے مسکرا کر دونوں کی طرف دیکھا اور پھر بازو پھیلا کر دونوں کو اپنے ساتھ لگایا اور جانا کہ اب زندگی دونوں کے بغیر ادھوری ہے اور یہ تکون ہی مکمل زندگی ہے، جاری ہے۔